बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सारा लेक्चर पॉलिनॉमियल रिंग्स पर होगा। तो पॉलिनॉमियल रिंग से पहले हम कुछ कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं। लेट आर बी अ रिंग, कंसिडर द कलेक्शन पी ऑफ ऑल इनफाइनाइट सीक्वेंसेस ऑफ द फॉर्म एफ इक्वल टू n0 1 2 up to so on where ai belong to r for all I equal to 0 1 2 up to so on। यानी आर एक रिंग है और हम पी एक कलेक्शन लेते हैं, पी को एक कलेक्शन लेते हैं। किस तरह उसमें किस तरह के एलिमेंट्स हैं, उसमें सीक्वेंसेस है असल में। और वो सीक्वेंसेस इस तरह है कि A0 A1 A2 अप टू सो ऑन। और यहाँ पर जो A1 A0 A2 अप टू An ये सारे के सारे उस रिंग के एलिमेंट हैं, यानी AI बिलोंग टू R। तो हम F को कहते हैं कि ये फॉर्मल पावर सीरीज़ है या पावर सीरीज़ ओवर R। ठीक है। अब दो पावर सीरीज़ की डिफिनीशन करते हैं कि कब इक्वल होते हैं। तो दो पावर सीरीज़ F इक्वल टू A0 A1 A2 अप टू so on एंड G इक्वल टू B0 B1 B2 अप टू so on, ये इक्वल कब होते हैं? जब इन दोनों सीक्वेंसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर हो तो हम कहते हैं कि F और G बराबर है। यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होना, इससे मेरा मतलब ये है कि F का जो पहला एलिमेंट है यानी A0 वो बराबर हो B का पहला एलिमेंट जो कि B0 है। इसी तरह F का दूसरा एलिमेंट जो A1 है वो बराबर हो G का दूसरा एलिमेंट B1। इसी तरह F का तीसरा बराबर हो G के तीसरे एलिमेंट यानी B2 के। ठीक है। अब हम दो ऑपरेशन डिफ़ाइन करते हैं P के ऊपर, एक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। हम एडिशन इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि चूँकि ये P के ऊपर हम कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन है, तो P में तो सारे फार्मल यानी पावर सीरीज़ पड़े हैं, तो हम पावर सीरीज़ के ऊपर एक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफ़ाइन करते हैं। किस तरह देखें, कोई से दो F और G P से लेके हम उसको इस तरह ऐड करते हैं कि F प्लस G इक्वल टू A0 प्लस B0 A1 प्लस B1 अप टू सो ऑन AN प्लस BN एंड सो ऑन। तो जस्ट हम एडिशन ऐसा करते हैं कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जमा करते हैं। यानी F का पहला एलिमेंट B के पहले एलिमेंट के साथ जमा करते हैं, G के पहले एलिमेंट के साथ जमा करते हैं यानी A0 प्लस B0। और F का दूसरा एलिमेंट जमा करते हैं G के दूसरे एलिमेंट के साथ यानी A1 प्लस B1। इस तरह जमा करते जाएं तो ये उसका सम होगा। मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं दो पावर सीरीज़ की, वो इस तरह के F डॉट G बराबर है C1 C2 C3 अप टू Cn। ठीक है। अब हाँ, यहाँ C0 नहीं लिखा है, C0 भी है। तो C0 C1 C2 ये है क्या? ये असल में है मल्टीप्लिकेशन का सम है। ये Cn इक्वल टू समेशन वेयर I प्लस J इक्वल टू N AI BJ। तो इसको एक्सपेंड कर लें यानी A0 BN। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो C के साथ जो सबस्क्रिप्ट है यहाँ पर N, तो आपने उन मल्टीप्लिकेशन का सम लाना है जिनके सब्सक्रिप्ट्स हैं, जिनके सब्सक्रिप्ट को हम जमा करें और उनसे n आ जाए, यानी जिनके सब्सक्रिप्ट का सम जो है वो n के बराबर हो। यहाँ देखें A0 BN के सम से हमारे पास आता है n। इसी तरह A1 BN-1 यानी मैं सब्सिडी की बात कर रहा हूँ कि सब्सिडी को जमा करने से हमारे पास n आ जाए, यानी A0 BN से यानी 0 प्लस n से n आता है A0 BN-1। अब सब्सिडी ले लें, वो एक 1 है और एक n-1 है, दोनों को सम करें तो इससे भी n आता है। इसी तरह A2 BN-2, तो सब्सिडी को जमा करें तो इससे भी n आता है। और इस तरह सब मल्टीप्लिकेशन है जिनके सब्सिट्यूट को जमा करें और उनसे n आए। तो इसी फार्मूले को यूज़ करके हम चले फाइंड करते हैं C0 किस तरह होगा, C1 किस तरह होगा। चले देखते हैं। C0 होगा बराबर होगा A0 B0 के, क्योंकि इनके सब्सिट्यूट के सम से हमारे पास 0 आता है।
तो और कोई ऐसे मल्टीप्लिकेशन है ही नहीं कि जिनके सम से 0 आ जाए। सिर्फ यही एक मल्टीप्लिकेशन है ए नॉट बी नॉट, जिनके सब्स्क्रिप्ट के सम से 0 आता है। इसी तरह ए1 देखें उसमें 2 हैं, उसमें 2 मल्टीप्लिकेशन का सम है, यानी ए नॉट बी 1 और ए1 बी नॉट। ठीक है, सब्स्क्रिप्ट को जमा करें 0 + 1, यानी ए नॉट बी 1 0 + 1 1 आता है, जो कि C1 का हमने C1 देखना है, यानी 1 है, तो इनके सब्स्क्रिप्ट से सम मतलब सब्स्क्रिप्ट का सम 1 के लाना चाहिए, बराबर लाना चाहिए। तो 0 1 से 1 आता है, 1 0 से भी 1 आता है, तो इसलिए ये 2 आएंगे। C2 बराबर होगा ए नॉट बी 2 ए1 बी 1 ए2 बी नॉट है, यहाँ B1 नहीं बी नॉट है, तो ये भी इसके सम से, यानी ए नॉट बी 2 0 + 2 2 ए1 बी 1 1 + 1 2 ए2 बी नॉट 2 + 0 2। ठीक है, अभी C3 आएगा, देखें C3 ए नॉट बी 3 ए1 बी 2 ए2 बी 1 ए3 बी 1। ठीक है, यही फार्मूला सब्स्क्रिप्ट को सम करें और उससे के सम से 3 आना चाहिए, क्योंकि C का सब्स्क्रिप्ट 3 है, इसलिए 3 आना चाहिए। अब ये 2 ऑपरेशन डिफाइन हो गए। अब हमने ये प्रूव करना है कि इन 2 ऑपरेशन के लिहाज से ये जो P है ये रिंग बनाता है। ठीक है, तो हमने ये प्रूव दैट P अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन इज़ अ रिंग। तो सबसे पहले हमने ये प्रूव करना है कि एडिशन के लिहाज से ये P जो है बिलियन ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो ये बिलियन प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। तो हम ऐड करते हैं एनी टू पावर सीरीज इन P F एंड G। तो F + G बराबर होगा ए नॉट + बी नॉट ए1 + B1 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अब चूँकि ए नॉट बी नॉट सारे जो ए आई है, यानी A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, और सारे जो बी आई है, यानी B1 B2 B3 अप टू सो ऑन, ये सारे रिंग से बिलोंग करते हैं। ठीक है, R से बिलोंग करते हैं, रिंग से। ये तो हमें दिया कि R रिंग है, वो गिवन है। तो AI + BI, यानी सारे ए नॉट + बी नॉट B1 + B ए नॉट + A1 + B1 अप टू सो ऑन, ये सारे रिंग ये भी सारे रिंग के होंगे ना, क्योंकि R में होंगे, क्योंकि वो रिंग है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसलिए ये सीक्वेंस जो है बाय डेफिनेशन ये भी P में होगा, क्योंकि P में इस तरह के सीक्वेंस है जिनमें जो एलिमेंट्स हैं वो सारे R के हैं। तो AI + BI ये सारे जो हैं वो R में हैं, तो इसका सीक्वेंस जो बन रहा है वो भी R में होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है एडिशन क्लास है। एसोसिएटिव में हम 3 पावर सीरीज लेते हैं P से। हमने उसको सीक्वेंस की फॉर्म में डिनोट कर लिया है, सपोज किया है। अब हम ये बहुत ही सिंपल है। आप सबसे पहले F + G कर लें, मतलब F और G को ऐड कर लें, तो उनसे जो फिर H को ऐड कर लें। हाँ, अब यहाँ F + G को ऐड करने से ये आता है। अब चूँकि ये जो AI है और BI है और CI है, फॉर ऑल I = 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये सब के सब R से बिलोंग कर रहे हैं, तो और R में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो ये हम ठीक है, तो ये हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंदर इसकी सीक्वेंस के अंदर ही यूज़ करते हैं। यानी यहाँ ए नॉट, यहाँ देख ले, ये देन के बाद ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में देख लें ए नॉट + बी नॉट ए नॉट + बी नॉट + सी नॉट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे देखें ए नॉट, यानी एसोसिएटिव रिंग में यूज़ कर लें, तो ये तो बराबर है F + G + H है। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव ईजिली प्रूव हो जाती है। आइडेंटिटी की तरफ आते हैं, चले देखते हैं कि आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी कौन सा एलिमेंट है इस P में। तो आइडेंटिटी हम एक एलिमेंट लेते हैं 0 या O के लें = 0 0 0 अप टू सो ऑन, यानी इसके सीक्वेंस के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 है, सिर्फ 0, नॉन 0 कोई नहीं। तो ऐसा एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब हम ये देखें, आगे प्रूव करते हैं कि यही एलिमेंट जो है
वो पी में एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो हम एनी पावर सीरीज लेते हैं एफ़, तो उसको एफ़ के साथ ये ओ को जमा करते हैं। तो सिंपल बाय डेफिनेशन जैसे डिफाइन है एडिशन हो उसी तरह जमा करते हैं। हाँ, अब मतलब चूँकि ओ में सारे ज़ीरो हैं तो A0 + 0 है, 1 + 0 है, 2 + 0 अप टू सो ऑन। तो A0 + 0 अब देखिए ज़ीरो जो है वो आर में, चूँकि आर में आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो वो आर के किसी भी एलिमेंट के साथ जमा होके वही एलिमेंट देगा हमें, क्योंकि वो आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी है, तो इसलिए हाँ, अब देखें इस एफ प्लस ओ से हमें मतलब रिजल्ट में आ गया A0 A1 A2 अप टू सो ऑन। तो एफ प्लस 0 बराबर, तो ये तो बराबर है एफ़ के, तो एफ प्लस ओ बराबर है एफ़। तो क्या मतलब हुआ? अब इसी तरह ये हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ओ प्लस एफ भी एफ़ के बराबर है। तो क्या हो गया? एफ प्लस ओ बराबर है एफ़ इक्वल बराबर है 0 प्लस एफ़। तो ये ओ आइडेंटिटी हुआ ना, पी में जो ओ है ये आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इनवर्स को देखते हैं कि इनवर्स या एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम एनी एफ लेते हैं पी से और हम एफ डैश लेते हैं। देखें हम एफ डैश इस तरह लेते हैं कि -A0 -A1 -A2 अप टू सो ऑन -N। -A0 क्या है? ये एडिटिव इनवर्स है A0 का, किस में? आर में, रिंग में। इसी तरह -A1 एडिटिव इनवर्स है रिंग आर में, ठीक है। अब हमने अब सिंपली करते हैं, चलो करते हैं एफ प्लस एफ डैश करते हैं। तो एफ प्लस एफ डैश है हमारे पास A0 प्लस वही सिंपल एडिशन वाला डेफिनेशन यूज़ कर ले, A0 -A0 A1 -A0 A2 -A2। अब चूँकि A0 का इन्वर्स -A0 है तो इससे हमारे पास ज़ीरो आएगा। A1 का इन्वर्स -0A1 है तो ज़ीरो आएगा, इस एंड सो ऑन। तो इन सब से हमारे पास ज़ीरो आ गया। तो ये क्या मतलब, यानी एफ प्लस एफ डैश से हमारे पास ओ आ गया ना, तो इसका क्या, इसी तरह हम ये भी प्रूव कर सकते हैं एफ डैश प्लस एफ से भी ज़ीरो आता है। तो इसका मतलब है ये जो एफ डैश है ये एफ का इन्वर्स है पी में, ठीक है। अब कम्यूटेटिव यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पी में या नहीं। तो ए प्लस जी ले लें, वही बाय डेफिनेशन ऐड कर लें। अब चूँकि आर में, चूँकि A0 भी AI प्लस BI सारे जो आर से बिलोंग करेंगे ना, क्योंकि वो तो रिंग है, वो तो ऑलरेडी रिंग है। तो BI प्लस AI भी आर से बिलोंग करेंगे, क्योंकि आर रिंग है और वो रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन ग्रुप बनाता है, ठीक है। अब इसको फिर दो हिस्सों में मतलब स्प्लिट कर ले, A0 प्लस B0 प्लस A0 B1 प्लस A1। इसको फिर स्प्लिट दो पावर सीरीज़ की फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना कि ये दोनों, तो ये तो बराबर है जी के और दूसरा बराबर है एफ़ के। तो प्रूव हुआ ना कि एफ प्लस जी इक्वल टू जी ऑफ एफ। तो एबिलियन प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं कि वो सेमी ग्रुप बना रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एफ डॉट जी लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। एफ डॉट जी लेते हैं, एफ डॉट जी यानी अब इससे C0 C1 C2 Cn आ रहा है। हाँ वही वेयर Cm बराबर है, उसी तरह Cm बराबर है समेशन i प्लस जे इक्वल टू एम AIBJ। हाँ, हमने ये प्रूव करना है कि एफ डॉट जी पी में है कि नहीं, यानी क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड हो रही है कि नहीं। तो ये प्रूव करने के लिए कि एफ डॉट जी पी में है, अगर इसके अल्टरनेटिवली हम ये प्रूव कर ले कि ये जो सारे Cm हैं, सारे Cm यानी C0 C1 C2 अप टू सो ऑन, ये सारे Cm हैं, ये R में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तब भी मतलब एफ डॉट जी अगर Cm R में बिलोंग हो रहे हैं तो उसके तो सारे मतलब बाय डेफिनेशन एफ डॉट जी R में पी में बिलोंग होगा, ठीक है।
तो चूँकि सी एम इसके बराबर है, इस प्रोडक्ट का समेशन के बराबर है। अब देख लें सी एम जनरली देख लें NRBM, क्योंकि सी एम इसके बराबर है। अब चूँकि ईच AI और ईच BJ जनरली बात कर रहा हूँ, ईच AI और ईच BJ बिलोंग टू R। चूँकि हाँ ये तो हमें पता है कि ईच AI BJ मतलब R को बिलोंग करें, तो इसका मल्टीप्लिकेशन यानी AI BJ ये R में बिलोंग होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि R रिंग है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लॉज है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब हम लें तो वो R में बिलोंग करेगा। इसी तरह अब इन मल्टीप्लिकेशन का सम भी R में बिलोंग करेगा, क्योंकि सम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि R रिंग है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लॉज प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो इन सब का समेशन भी R में बिलोंग होगा। और ये आप ये देख ले समेशन AI BJ ये तो बराबर है CM के, तो CM बिलोंग करेगा R से, ठीक है, यानी फॉर ऑल M ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कंसेक्वेंटली हम ये कह सकते हैं कि C0 C1 C2 ये सारे जो है ना P से बिलोंग कर रहे हैं, और ये तो बराबर है F.G के, तो F.G बराबर आ रहा है P, मतलब बिलोंग हो रहा है P में। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड हो रही है, ठीक है। अब एसोसिएटिव का काम जो है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एसोसिएटिव होल्ड हो रही है, ठीक है, तो एसोसिएटिव भी होल्ड हो रही है, हाँ, तो एसोसिएटिव होल्ड हो रही है। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रूव करेंगे, ठीक है, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव आप ट्राई कर लें, थोड़ा लेंथी है, ठीक है, लेकिन इजी है। नेक्स्ट रिज़ल्ट है 7 पे, पेज नंबर 7 पे वो कहता है कि प्रूव दैट द रिंग P इज़ कम्यूटेटिव इफ़ एंड ओनली इफ R इज़ कम्यूटेटिव, ठीक है, यानी ये प्रूव कर के P यानी P जब कम्यूटेटिव होगा, इफ़ एंड ओनली इफ R कम्यूटेटिव, यानी तो प्रूफ में हम सबसे पहले लेट सपोज करते हैं कि P इज़ कम्यूटेटिव, यानी सपोज P इज़ कम्यूटेटिव, तो जब P कम्यूटेटिव हो तो सारे FG बिलोंग टू P, FG बराबर होगा GF के, तो FG किसके बराबर है? A0 B0 कमा A0 B1 प्लस A1 B0 कमा A0 B2 प्लस A1 B1 प्लस A2 B0 कमा एंड सो ऑन, और GF बराबर है इक्वल टू GF, और GF बराबर है B0 A1 कमा B0 A1 B1 A0 एंड सो ऑन, इसी तरह जाए। अब चूँकि ये दोनों सीरीज़ बराबर है, यानी हाँ दोनों सीरीज़, अब बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू पावर सीरीज़, ठीक है, पहला बराबर होगा पहले एलिमेंट के, दूसरा बराबर होगा दूसरे एलिमेंट के। अब हमने जो प्रूव करना है बस उसी तक महदूद करते हैं, यानी पहला एलिमेंट बराबर होगा पहला एलिमेंट के, यानी A0 बराबर है A0 B0 बराबर है B0 A0। अब ये इसका क्या मतलब है? A0 जो है वो R से बिलोंग कर रहा है, B0 भी R से बिलोंग कर रहा है, एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ R है, और यहाँ देखिए A0 B0 बराबर आ रहा है B0 A0 के, तो इसका क्या मतलब हुआ कि R एबिलियन कम्यूटेटिव है, ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब कन्वर्सली प्रूव करते हैं, कन्वर्सली प्रूव करते हैं कि फर्ज करते हैं कि R कम्यूटेटिव है, ठीक है, तो जब R कम्यूटेटिव है तो हमने ये प्रूव करना है कि P कम्यूटेटिव है, ठीक है, तो हम FG लेते हैं F.G बराबर है इसके। अब हम चूँकि R तो हमने लिया है कि वो कम्यूटेटिव है, तो वो तो एलिमेंट वाइज कम्यूट कर रहे हैं ना, तो A0 B0 की जगह हम B0 A0 लिखते हैं। इसी तरह A0 B1 प्लस A1 B0 की जगह हम लिखते हैं B1 A0 प्लस B0 A1, ठीक है, और इसी तरह सबको कम्यूट कर लें। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, B0 A0, हाँ, अब एडिशन के लिहाज से भी आप कम्यूट कर लेते हैं, ठीक है, B0 A1 फिर कम्यूट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, पहले विद रिस्पेक्ट टू
विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कम्यूट किया वो तो गिवन था क्या, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो हम वैसे भी कम्यूट कर सकते हैं क्योंकि आर रिंग है। तो यह अब ये बराबर है जी डॉट एफ ऑफ कर लें, वैसे रफ में कर लें, जी डॉट एफ कर लें तो आप देखें कि वो बराबर है बी नॉट ए नॉट कामा बी नॉट ए वन प्लस बी वन ए नॉट कामा बी नॉट ए टू। ठीक है, इसी तरह जाए तो प्रूव होना कि पी बी जो है ना, पी जो है वो ए बी कम्यूटेटिव है। अब एक सेट डिफाइन कर रहा है, लेट एस बी द सेट विच कंटेन्स सच टाइप ऑफ सीक्वेंस दैट इट्स फर्स्ट एलिमेंट इज नॉन बिलोंग टू रिंग। ठीक है, यानी पहला एलिमेंट ए है और बाकी सारे बी जो इसके बाद सीक्वेंस में जो एंट्रीज एलिमेंट्स है वो सब के सब ज़ीरो है। ठीक है, और ये पहला एलिमेंट जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो एस इस किस्म का सेट है। अब हमसे रिक्वायर्ड है कि ये प्रूव कर ले कि एस जो है वो सब रिंग है पी का, एस सब रिंग है पी का, ये प्रूव कर लें। तो क्लियरली एस इज़ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ पी। ये तो साफ जाहिर है कि एस जो है ना नॉन एम्प्टी है, क्योंकि नॉन एम्प्टी है। टू प्रूव दैट एस इज सब रिंग ऑफ पी वी ओनली प्रूव दैट एक्स माइनस वाई बिलोंग टू एस एंड एक्स डॉट वाई बिलोंग टू एस फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एस। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले एक्स को लेते हैं, सपोज करते हैं कि ये बराबर है ए 0 0 0 और वाई बराबर है बी 0 0 0। क्योंकि ये एस से बिलोंग कर रहे हैं तो सारे एलिमेंट बाकी ज़ीरो होंगे। तो एक्स माइनस वाई लेते हैं, एक्स माइनस वाई बराबर है ए 0 0 माइनस बी 0 0। ठीक है, अब वही एडिशन वाला डिफिनीशन यूज़ करते हैं कि पहला के साथ दूसरा। ठीक है, तो ए माइनस बी और बाकी सारे ज़ीरो आ जाएंगे। अब देखें ए और बी जो है ये तो आर से बिलोंग कर रहा है, तो ए माइनस बी भी आर से बिलोंग करता है, मतलब आर से बिलोंग करेगा ना, क्योंकि वो आर तो रिंग है। तो यहाँ देखें ये ए माइनस बी आर से बिलोंग कर रहा है और बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो है, तो इस किस्म का सीक्वेंस एस में पढ़े हैं ना, तो ये एस को बिलोंग करेगा। तो क्या मतलब हुआ, एक्स माइनस वाई बिलोंग टू एस फॉर ऑल एक्स वाई। अब हमने एक्स डॉट वाई को प्रूव करना है कि वो एस में है कि नहीं। ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले, वही जो रूल है उस तरह ले मल्टीप्लिकेशन, आपके पास ए बी और बाकी सारे एलिमेंट 0 0 0 आएंगे। अब चूंकि ए और बी दोनों आर से बिलोंग कर रहे हैं तो ए बी जो है ए बी का प्रोडक्ट वो भी आर से बिलोंग करेगा क्योंकि आर रिंग है। अब ए बी यानी पहला एलिमेंट आर से बिलोंग कर रहे हैं यहाँ देखो इस सीक्वेंस में, और बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सब ज़ीरो है। तो इस किस्म का सीक्वेंस कहाँ पड़े हैं, ज़ाहिर बात है एस में पड़ा है, एस डिफाइन है इस तरह। तो एक्स डॉट वाई भी बिलोंग कर रहा है एस से, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो पी जो है वो ना एस सब रिंग है पी का। प्रूव दैट एस इज आइसोमॉर्फिक टू आर। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है कि एस आइसोमॉर्फिक है आर को। तो चलो हम डिफ़ाइन करते हैं एक फंक्शन। सबसे पहले एक फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं कि आर से एस को किस तरह, इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि अल्फ़ा को जब हम आर का एनी एलिमेंट यानी आर दें तो हमें ये सीक्वेंस देगा कि आर पहले पोजीशन पे आर और बाकी सब ज़ीरो। अब ये फंक्शन जो है ना वेल डिफाइन है क्योंकि ये जो सीक्वेंस दे रहा है ये एस में जा रहा है। ठीक है, बहरहाल क्लियरली एफ इज़ वेल डिफाइंड, यानी जब R1 बराबर R2 के तो यानी अल्फ़ा R1 बराबर है अल्फ़ा R2 के। अब हम प्रूव करते हैं क्या आइसोमॉर्फिज्म हमने ये प्रूव करना है कि अल्फ़ा आइसोमॉर्फिज्म है, तो हमने ये प्रूव करना है कि अल्फ़ा बाइजेक्टिव है और होमोमॉर्फिज्म है। तो हम सबसे पहले बाइजेक्टिव, तो 1 1 के लिए अल्फ़ा सपोज करते हैं कि लेट अल्फ़ा R1 इक्वल टू अल्फ़ा R2, तो अल्फ़ा R1 किसके बराबर है, R1 0 0 0 और अल्फ़ा R2 किसके बराबर है, R2 0 0 0। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वेलिटी ऑफ टू सीक्वेंसेस R1 इक्वल टू R2 यानी पहला एलिमेंट पहले के बराबर,
तो अल्फ़ा 1 1 आ गया। अब ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू इस तरह प्रूव हो रहा है कि ऑन टू इसलिए है क्योंकि फॉर ईच एक्स इक्वल टू R1 0 0 बिलोंग टू S वी हैव R1 बिलोंग टू R सच दैट अल्फ़ा ऑफ R1 इक्वल टू X इक्वल टू R1। मतलब एस में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़रूर किसी न किसी उसके लिए ज़रूर कोई आर में ऐसा एलिमेंट है जो उस आर का इमेज होगा। ठीक है, तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो अल्फ़ा बाइजेक्टिव हुआ। अब हम मॉर्फिज्म प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अल्फ़ा ऑफ R1 R2। ठीक है, तो अल्फ़ा ऑफ R1 R2 किसके बराबर है? बाय डेफिनेशन ऑफ अल्फ़ा R1 R2 बाकी सारे ज़ीरो। तो हम इसको इस दो सीक्वेंस के प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और ये सीक्वेंस तो बराबर है एफ अल्फ़ा ऑफ R1 और ये वाला R2 वाला सीक्वेंस जो है ये बराबर है अल्फ़ा ऑफ R2। तो पहली कंडीशन होमोमॉर्फिज्म की सेटिस्फाई होगी। अब प्लस वाला ये बराबर होगा R1 प्लस R2 बाकी सब ज़ीरो। अब बाय डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ टू सीक्वेंसेस पावर सीरीज़, तो ये इसके बराबर हो। अब ये R1 वाला सीक्वेंस पावर सीरीज़ बराबर है अल्फ़ा ऑफ R1 और R2 वाला पावर सीरीज़ बराबर है अल्फ़ा ऑफ R2। तो ये भी कंडीशन में सेटिस्फाई हो गई। तो अल्फ़ा होमोमॉर्फिज्म है और अल्फ़ा बाइजेक्टिव भी है। तो अल्फ़ा जो है वो आइसोमॉर्फिज्म है बिटवीन R एंड S। तो हम अल्फ़ा इज़ आइसोमॉर्फिक टू R। पहले थ्योरम में ये प्रूव किया ना कि S जो है वो सब रिंग है P का, और अब यहाँ पर प्रूव किया कि R आइसोमॉर्फिक है S को। अच्छा, तो R आइसोमॉर्फिक है S को और S सब रिंग है P का। तो हम ये कह सकते हैं कि R जो है ना आइसोमॉर्फिज्म R का S के साथ आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन की वजह से हम ये कह सकते हैं कि R जो है वो सब रिंग है P का। ठीक है, हाँ, यानी और ये भी कह सकते हैं कि R का हर एक एलिमेंट जो है ना वो हम यानी R का हर एलिमेंट यानी A हम उसको सीक्वेंस की तरह या सीक्वेंस के फॉर्म में भी मतलब ज़ाहिर कर सकते हैं, क्योंकि R और S के बीच आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन है। ठीक है, तो हम R का हर एक एलिमेंट इस यानी हम A को हम A 0 0 0 की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, वी यूज़ द सिंबल। अच्छा, अब सिंबल अब हम इसके बाद ऐसा करते हैं कि ये जो सीक्वेंसेस हैं P में इसको हम सिंबल से डिनोट करते हैं। फ़र्ज करें अगर एक सीक्वेंस है, फ़र्ज करें अगर एक सीक्वेंस है यानी ax की पावर n where n is greater than or equal to 1 to represent or designate the sequence 0 0 0 to so on a and so on belong to P where a देखें where a is at n plus 1th position in the sequence। यानी इस सीक्वेंस में a की जो पोजीशन है वो n plus 1 पोजीशन पर है। तो इस सीक्वेंस को हम a इंटू एक्स की पावर n इस सीक्वेंस को ये सिंबल देते हैं। ठीक है, a x की पावर n, यानी a x की पावर n का क्या मतलब है कि ये एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें a जो है वो n plus 1 पोजीशन पर पड़ा हुआ है और बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो है। ठीक है, यानी अगर a x की पावर n है तो a जो है वो n plus 1 पोजीशन पर पड़ा होगा। ठीक है, n plus 1 पोजीशन पर। हाँ, और ये जो सिंबल x है ना, आप देख लेना, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसको कहते हैं कि इसको इनडिटर्मिनेट कहते हैं और इसका जो है ना रिंग के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है R के साथ। ठीक है, सिर्फ ये जो a है ये R से बिलोंग कर रहा है और x का
कोई ताल्लुक नहीं है रिंग के साथ, ठीक है, ये सिंबल है जस्ट, ठीक है। अब एग्जांपल कर लेते हैं कि टू रिप्रेजेंट एक्स स्क्वायर इन सीक्वेंस, यानी हम एक्स स्क्वायर को सीक्वेंस फॉर्म में मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कैसा होगा, यानी ए एक्स स्क्वायर है ना, तो ए जो है वो पड़ा होगा उस सीक्वेंस में n+1 यानी 2+1 पोजीशन पर, 2+1 3 पोजीशन पर पड़ा होगा। तो यहाँ ये सीक्वेंस देखे 0 0 ए, यहाँ देखे 0 पहला पोजीशन पर, फिर दूसरा, तीसरा, ए यहाँ पड़ा है ना तीसरा पोजीशन पर। इसी तरह ए एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब यानी x3 यानी ए जो पड़ा होगा वो 3+1 यानी =4, यानी ए पड़ा होगा 4 पोजीशन पर। तो यहाँ देखिए ए पड़ा है ना 4 पोजीशन पर पड़ा है। इसी तरह ए एक्स एन क्या मतलब है, यानी ए पड़ा होगा n+1 पोजीशन पर, ठीक है। अब देखें, हाँ, ईच पावर सीरीज़ एफ, हाँ, अब इसके बाद ये क्वेश्चन जहन में आता है कि ये सिंबल जो है ना, ये तो हम उस सीक्वेंस के लिए मतलब एक्सप्रेस करते हैं जहाँ पर मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट बाकी सारे ज़ीरो हों, तो उस पावर सीरीज़ का क्या होगा जिसमें बहुत सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हो, तो उसके लिए आप देखें उसको भी हम इसी सिंबल में डिनोट करते हैं। ईच पावर सीरीज़ एफ बिलोंग टू पी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a0 a1x + a2x स्क्वायर अप टू n x की पावर है। चलो हम ऐसा करते हैं कि इसको प्रूव करते हैं, ठीक है, बाकायदा प्रूव करते हैं इसको। हम लेते हैं एफ़ को a1 a2 a3 अप टू n एंड सो ऑन, ठीक है। हाँ, अब ऐसा करते हैं ना कि वो डिफिनीशन ऑफ पावर सीरीज़ यूज़ करते हैं ना, हम एफ़ को फिर ऐसा लिख सकते हैं ना कि a0 है यहाँ, a0 0 0 0 अप टू सो ऑन। हाँ, यहाँ एक टर्म मिस है, ठीक है, वो नहीं लिखा हुआ, यह मिस्टेक भी है। इसके बाद a1 0 0 0, फिर a2 का मतलब a2 जो है, हाँ, थोड़ी मिस्टेक यहाँ पर हुई है। यहाँ जो पहली पोजीशन पर आएगा यह a0 होगा, और ये जो दूसरी पोजीशन पर है ये a2 नहीं है, ये a1 है, ठीक है। हाँ, अब f को हम इन सीरीज़ के सम में, ये जो सारे सीरीज़ हैं इनके सम में लिख सकते हैं ना। अब ये सीरीज़ देखें, ये पहला वाला a0 है, ये 1 नहीं a0 कंसीडर कर लें, तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि ये अब a1 जो है ये पड़ा है a1 पोजीशन पे, तो a1 मतलब 1 पोजीशन पर पड़ा है फर्स्ट पोजीशन पर, तो ये हम लिख सकते हैं ना कि a0 x⁻0 यानी 1 - 1, ठीक है। यानी इसका क्या मतलब है, a0 पड़ा है n+1 यानी 0+1 पोजीशन पर, यानी 0+1 1 आता है, यानी 1 a0 पड़ा है 1 पोजीशन पर, यहाँ पड़ा है ना a0। इसी तरह a1 पड़ा है दूसरी पोजीशन पर, यहाँ a2 लिखा है लेकिन है a1, ठीक है, मिस्टेक भी है। तो a1 पड़ा है x⁻1 यानी 1+1 2 पोजीशन पर, यानी 1 पड़ा है 2 पोजीशन पर। तो हमने प्रूव कर लिया सिंपल कि ये जो है एफ़ को हम मतलब इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी फार्मल पावर सीरीज़ को हम इस एक्सप्रेशन की सूरत में भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रूव कर लिया कि एफ़ का यानी पी का हर एक एलिमेंट जो है वो हम इसे फार्मल एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि पी का हर यानी पी कंटेन कर रहा है, कंटेन हो रहा है ऐसे सारे जो है ना वो फार्मल एक्सप्रेशन, यानी पी का हर एलिमेंट जो है वो इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम सीक्वेंस की जगह हम ये भी लिख सकते हैं इसका हर एक एलिमेंट पी का, ये सिंपल सी है। हाँ, और यहाँ जो ए आई है ये एफ़ के कोफिशिएंट कहलाते हैं, ठीक है। a0 कोफिशिएंट है एफ़ का, a1, ठीक है, a2, ये सिंपल है।
prove that the addition and multiplication defined in P in terms of formal expression are। हाँ, ये प्रूव कर ले कि अब चूँकि हर एक पी में हर एक सीक्वेंस को हम फार्मल एक्सप्रेशन यानी जो एक्स वाला है उसमें उसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये प्रूव कर ले कि फिर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगा। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यानी एफ प्लस जी इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन प्लस बी एन एक्स पावर एन इक्वल टू ए एन प्लस बी एन इंटू एक्स पावर एन। और मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगा। एफ डॉट जी ए एन एक्स पावर एन समेशन बी एन एक्स पावर एन इक्वल टू समेशन सी एन एक्स पावर एन आई प्लस जे इक्वल टू एन ए आई बी जे। ठीक है। हाँ, तो हम चले प्रूव करते हैं। द अबाउट डेफिनेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन पी इन टर्म्स ऑफ फॉर्मल एक्सप्रेशंस आर एलिमेंट ऑफ पी are actually the consequence of the addition and multiplication defined on P in terms of formal series। ठीक है, ये स्टेटमेंट पढ़ लें, आपको सिंपल से ये जो है ना पढ़ लें, समझ आ जाएगी। ठीक है, चलो प्रूव करते हैं। एफ प्लस जी चूँकि बराबर है, असल में वो सीक्वेंस के फॉर्म में चले लिखते हैं सीक्वेंस के फॉर्म में। हाँ, तो समेशन लेते हैं, समेशन के बाद यह आ रहा है। अब फिर हम इसको स्प्लिट करते हैं अपने मतलब हाँ, तो ए नाट प्लस बी नाट बाकी सारे ज़ीरो और पहले फिर ज़ीरो कामा ए वन प्लस बी वन प्लस बाकी सारे ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, अब हम इसको वो सिंबल दे देते हैं। ठीक है, ए नाट प्लस बी नाट इंटू एक्स की पावर ज़ीरो, क्योंकि ए नाट बी नाट फर्स्ट पोजीशन पर पड़े हैं तो एक्स का पावर ज़ीरो होगा। ठीक है, यानी एक्स का पावर ज़ीरो का क्या मतलब है कि ए नाट प्लस बी नाट पड़ा है 0 प्लस 1 पोजीशन पर, यानी 1 पोजीशन पर। तो यहाँ पड़ा है ना ए नाट, इस तरह ए वन बी वन सेकेंड पोजीशन पर पड़े हैं तो एक्स की पावर जो है ना वो 1 होगा ए वन बी वन के साथ। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो समेशन है ना, इसको समेशन फॉर्म सिंपल लिख लें। तो ये प्रूफ मल्टीप्लिकेशन फिर सीक्वेंस के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, सीक्वेंस तो इसे C1 C2 अब C3 एंड सो ऑन Cn बराबर है इस समेशन के। ठीक है, पहले ही मतलब बता चुका हूँ। अब हम फिर करते हैं ऐसा कि इसको ये C1 C2 C3 सीक्वेंस जो है ये इसको हम इन सीक्वेंसेस ये जो इनफाइनाइट सीक्वेंसेस है इसके फॉर्म में इसके समेशन के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब ये पहला वाला सीक्वेंस को हम वही सिंबल दे देते हैं जिस तरह डिफाइन है। C1 0 0 को हम C1 एक्स की पावर 0 0 C2 0 0 0 को देते हैं C1 एक्स की पावर 1। ठीक है, तो बस सिंपल हम लिख लें समेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। हाँ, अब तक हम P को यानी कलेक्शन ऑफ पावर सीरीज़, ठीक है, फार्मल पावर सीरीज़ को हम P का नाम देते आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि P को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये देखें, फॉर यूजुअल कन्वेंशन वी राइट आर, ये देखें x को डबल स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर लें। ठीक है, तो हम P को इस R ऑफ x, ठीक है, और डबल स्क्वायर ब्रैकेट में बंद, और F चूँकि पावर सीरीज़ को हम F से अभी तक डिनोट करते आ रहे हैं एक्सप्रेस मतलब, तो इसके बाद हम ऐसा करेंगे कि F को F ऑफ x से डिनोट करेंगे। ठीक है, हाँ, अब डिफ़ाइन करते हैं ज़ीरो पावर सीरीज़ को। ज़ीरो पावर सीरीज़ क्या होता है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए आई एक्स पावर आई बिलोंग टू आर एक्स इज सेट टू बी ज़ीरो पावर सीरीज इफ़ एंड ओनली इफ ए आई इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई। ठीक है, मतलब सारे ए आई जो यानी जो एक्स का जो कोफिशिएंट कह लें या कोफिशिएंट ऑफ एफ जो सारे हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हों। ठीक है, और इसमें अगर एक भी नॉन ज़ीरो आ जाए तो वो ज़ीरो पावर सीरीज़ नहीं होगा। ज़ीरो पावर सीरीज़ तब होगा जब सारे के सारे कोफिशिएंट ऑफ एफ है वो ज़ीरो के बराबर हो। ठीक है, अब दूसरी डिफिनीशन है वो है ऑर्डर ऑफ एफ। ऑर्डर ऑफ एफ की डिफिनीशन है, चले देखते हैं ऑर्डर ऑफ एफ कैसा डिफाइन हुआ है, क्या है। इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन ए आई एक्स पावर आई
इज़ अ नॉन ज़ीरो पावर सीरीज़, ठीक है, नॉन ज़ीरो। सबसे पहली कंडीशन यह है कि नॉन ज़ीरो हो इन आर एफ एक्स। देन द स्मॉलेस्ट इंटीजर n, ठीक है, देन द स्मॉलेस्ट इंटीजर n सच दैट ए एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यानी वो स्मॉलेस्ट इंटीजर जिसके लिए कि वो सबस्क्रिप्ट हो ए का, कि वो सबस्क्रिप्ट आ जाए ए के, और जिस पर वो मतलब जिस पर वो ए जो है वो नॉन ज़ीरो हो, ठीक है। तो वो ए फ़र्ज़ किया स्मॉलेस्ट एन है, स्मॉलेस्ट इंटीजर एन है जिसके सबस्क्रिप्ट में यानी जो सबस्क्रिप्ट हो ए का, तो और वो ए एन मतलब नॉन ज़ीरो आ जाए, हाँ, तो उस एन को हम कहते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ एफ है, ठीक है। चलो इसको एग्ज़ाम्पल की मदद से हम प्रूव करते हैं। हमें एक पावर सीरीज़ है, एफ बराबर है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स फोर प्लस सी एक्स फाइव, और विद इस कंडीशन के साथ ये जो ए जो है ये नॉन ज़ीरो है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एफ जो है वो 3 है, ठीक है, क्योंकि जनरली देख लें तो ये एक्स का जो कोएफिशिएंट कह लें, ठीक है, एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है वो उसका सबस्क्रिप्ट जो है ना वो उतना ही होता है जितना एक्स पे पावर होता है। तो यहाँ पर ए का सबस्क्रिप्ट तो नहीं लिखा हुआ है ना, सिर्फ हमें ये पता है कि ए नॉन ज़ीरो है। तो इससे हमें पता चलता है कि एक्स का पावर 3 है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट आता है यानी बाय डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ एफ भी यहाँ पर 3 आता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट थ्योरम है कि इफ़ आर इज़ एन इंटीग्रल डोमेन देन आर एक्स इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। चलो सपोज़ करते हैं कि एफ जो है वो इंटीग्रल डोमेन है, तो हम ये प्रूव करेंगे अब कि आर एक्स जो है वो भी इंटीग्रल डोमेन है। अब चूँकि पहले ही हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, कि आर जो है वहाँ पी की सूरत में प्रूव किया था। अब हमने पी को यहाँ पर आर एक्स दिया है नाम, ठीक है। तो आर एक्स जो है वो कम्यूटेटिव है, ठीक है, क्योंकि आर जो है ना आर वो मतलब कम्यूटेटिव है, और हमने प्रूव किया था कि आर कम्यूटेटिव होगा तो आर एक्स भी कम्यूटेटिव होगा, ठीक है, वो पी की सूरत में। इसी तरह आर में रिंग चूँकि इंटीग्रल डोमेन है तो उसमें आइडेंटिटी भी होगी, तो आर में भी होगी, ठीक है। तो इसलिए आर एक्स जो है ना आर एक्स कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी है। जो इंटीग्रल की 2 कंडीशन है वो पहले ही सेटिस्फाइड हो गई। अब जस्ट हमने ये प्रूव करना है कि आर एक्स जो है वो विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है, ठीक है। तो 2 एलिमेंट्स लेते हैं, 2 नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स आर एक्स से लेते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ठीक है, सच दे एफ एक्स नॉट इक्वल ज़ीरो एंड जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू, ठीक है। और जब नॉन ज़ीरो है तो उसका कोई ऑर्डर भी होगा ना, यानी फर्ज करें ऑर्डर ऑफ एफ जो है ना वो n है, और ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर है m के। अब तो ऑर्डर ऑफ एफ एक्स अगर बराबर है n के, तो एफ ऑफ एक्स इसके बराबर होगा कि ए एन एक्स की पावर n, क्योंकि n से जो सारे जो है ना कोएफिशिएंट वो तो ज़ीरो होंगे ना, ठीक है। ए एन स्मॉलेस्ट इंटीजर है बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर, ए एन जो है ना वो स्मॉलेस्ट इंटीजर है कि वो मतलब एन स्मॉलेस्ट इंटीजर है जिसके ऊपर ए एन जो है ना नॉन ज़ीरो आता है। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर है तो इसका मतलब यह है कि ए एन -1 ए एन -2 ये सारे जो है ज़ीरो होंगे, इसलिए ये ए एन से शुरू होगा, ठीक है। ए नाट ये सारे ज़ीरो है, ए नाट ए1 ए2, ठीक है। इस तरह जी ऑफ एक्स का ऑर्डर बी एम है तो बी एम -1 बी एम -2 सारे ज़ीरो होंगे। इसके बाद जो है ना बी एम जो है ना वो नॉन ज़ीरो, इससे हम ये कन्फर्मली कह सकते हैं कि बी एम जो है ना वो नॉन ज़ीरो है। इसी तरह ए एन नॉन ज़ीरो है, ठीक है, जब अगर एन और एम ऑर्डर है एफ और जी का रिस्पेक्टिवली। देन
चलो लेते हैं इसका प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट लेते हैं एफ एक्स जी एक्स, वही जैसे प्रोडक्ट डिफाइन हुआ है उस तरह ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें चूँकि ए एन 0 के बराबर नहीं है, यहाँ देख ले कंडीशन देख ले एन नॉट इक्वल टू 0 एफ ऑफ एक्स में, और बी एम भी 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। और अब ए एन और बी एम 0 के बराबर नहीं है और आर इंटीग्रल डोमेन है, तो इनका प्रोडक्ट यानी ए एन बी एम वो भी 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि आर इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। तो ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो क्या मतलब, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एफ एक्स जी एफ एक्स ये ए एन बी एम एक्स पावर एन प्लस एन यानी ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है। पहला एलिमेंट जो है ना वो नहीं आ रहा 0। अगर बाकी 0 आ भी जाए तो पहला तो नहीं है 0 ना। तो इसका क्या मतलब है कि ये एफ एक्स जी एफ एक्स से जो हमारे पास दूसरा सीक्वेंस आ रहा है वो नॉन ज़ीरो है। तो मतलब नॉन ज़ीरो आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा। तो बस प्रूव हुआ ना कि आर एफ एक्स जो है वो इंटीग्रल डोमेन है, सारे इंटीग्रल डोमेन की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि वो कहता है कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर then f of x is invertible if and only if the constant term 2 is invertible और टेक r इक्वल टू सेट ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ पर जो रिंग है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर है, ठीक है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखें फिर देख लें कि ये एफ ऑफ एक्स बराबर है 2 प्लस 3x प्लस 4x है। देन एफ ऑफ एक्स इज़ इन्वर्टेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ द कांस्टेंट टर्म 2 इज़ इन्वर्टेबल, यानी एफ ऑफ एक्स इन्वर्टेबल होगा अगर इसका ये जो पहला टर्म है ये इन्वर्टेबल हो, बाकी का भी चेक भी ना करें। अगर ये पहला टर्म जो है ना वो इन्वर्टेबल हो तो बस ये सारा एफ ऑफ एक्स जो है वो इन्वर्टेबल होगा, ठीक है। अब ये पहला टर्म जो है ये तो 2 है, ये तो रिंग से बिलोंग करना आर से, सेट ऑफ रेशनल से। तो अगर ये उस रेशनल में इन्वर्टेबल हो तो ये एफ ऑफ एक्स सारा के सारा जो एफ ऑफ एक्स है ये तो आर ऑफ एक्स में है ना, तो ये आर ऑफ एक्स में इन्वर्टेबल होगा। इन्वर्टेबल वैसे किस की एलिमेंट को कहते हैं? इन्वर्टेबल एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता हो, ठीक है, सिंपल। अच्छा ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का रिज़ल्ट है। तो हम दोनों साइड पर सबसे पहले सपोज करते हैं कि एफ ऑफ एक्स, चलो लेट्स सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इज़ इन्वर्टेबल। अब अगर हमने ये मान लिया कि एफ ऑफ एक्स इन्वर्टेबल है तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसा जी ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स में होगा कि मतलब इनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आइडेंटिटी है, ठीक है। चलो लेट सपोज वो जी ऑफ एक्स बराबर है बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करता है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। तो हाँ, मतलब चूँकि हमने ये मान लिया है कि जी ऑफ एक्स इनवर्स है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये बाय डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करें, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करें तो ये आएगा। अब करस्पॉन्डिंग जो है ना वो कोफिशिएंट्स कंपेयर करें, ठीक है। यानी टू बी नॉट बराबर होगा 1 के टू बी नॉट जो है ना वो 1 के बराबर होगा। तो इसका क्या मतलब है कि बी नॉट बराबर है 1/2। अब बी नॉट आ गया 1/2, तो 1/2 एग्जिस्ट कर रहा है ना, आर में है ना, सेट ऑफ रेशनल नंबर में है ना। तो बस बी नॉट जो है वो इन्वर्स है 2 का। तो इसका क्या मतलब है कि 2 इन्वर्टेबल है क्योंकि 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है। तो पहला पार्ट तो प्रूव हो गया। अब कन्वर्स आते हैं, लेट 2 इज़ इन्वर्टेबल, ठीक है। फर्स्ट करें 2 जो है ना वो इन्वर्टेबल है। जब 2 इन्वर्टेबल है तो ज़रूर ऐसा चले बी नॉट कह लें, ठीक है। बी नॉट ज़रूर होगा रेशनल सेट ऑफ रेशनल नंबर में कि जब हम बी नॉट को मल्टीप्लाई कर लें 2 के साथ तो वो हमें 1 दे। तो इससे ये इम्प्लाई करता है ना कि बी इक्वल टू 1/2। हमने अब ये करना होगा, शो करना होगा कि एफ ऑफ एक्स जो है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस 3x प्लस 4x है, ये इन्वर्टेबल है। हमने ये शो करना होगा। तो
इसको इन्वर्टेबल शो करने के लिए हमने ये प्रूव करना होगा कि ऐसा g(x) एग्जिस्ट हो रहा है p(r)(x) में कि जिन को f के साथ मल्टीप्लाई करके हमें 1 दे। तो हम चलो सपोज़ करते हैं कि g(x) को लेते हैं b0 b1x प्लस b2x स्क्वायर, और ये भी लेते हैं कंडीशन ये कि यहाँ पर जो b1 है वो 1/2 के बराबर है। ठीक है, अब अगर हम ये प्रूव कर ले कि b1 b0 b1 b2 ये एग्जिस्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो बस हम कामयाब हो गए कि जो है ना g(x) इन्वर्स है f(x) का। तो वही पर f(x) g(x) लेते हैं। हाँ, मल्टीप्लिकेशन के बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद अब कंपेयरिंग करते हैं यहाँ पर 2b0, तो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट जो है ना वो मतलब 2b0 बराबर है 1 के, 2b1 प्लस 3b0 बराबर होगा 0 के। ठीक है, सो ऑन। अब ऐसा करते हैं कि इक्वेशन ए जो है वो पुट करते हैं इक्वेशन बी में। b0 की वैल्यू इक्वेशन ए से ही फाइंड आउट हो गई ना, और पहले भी मतलब b0। अच्छा, और ए को पुट करते हैं बी में, तो हमारे पास b1 की वैल्यू आ जाएगी, और इसी तरह ए और बी दोनों इक्वेशन नहीं ऐसा करते हैं कि हाँ, तो b1 की वैल्यू आ गई। अब पुटिंग ए एंड डी इन सी, तो हमारे पास b2 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो b0 b1 और b2 सारे एग्जिस्ट हो रहे हैं, तो एग्जिस्ट भी हो रहा है, इससे भी हमें ये पता है। लेकिन चलो पुट करते हैं वो g(x) में b0 b1 b2 की वैल्यूज़, तो g(x) ये आ गया। तो ये इन्वर्स है ना, ये g(x) इन्वर्स आ गया f(x) का। तो यह आप मतलब रफ में कर सकते हैं कि ऐसा कह लें कि f(x) g(x) लें। ये g(x) हमने फाइंड आउट कर लिया ना, ये कर लें, यानी मल्टीप्लाई कर लें दोनों को, लेफ़्ट और राइट दोनों को, तो देखेंगे आप कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 1 आता है। ठीक है, हाँ, अब चूँकि ये एक एग्ज़ाम्पल के लिए किया ना, वो एग्ज़ाम्पल आके एक मखसूस एग्ज़ाम्पल के लिए किया। देखें 2 + 3x + 4x स्क्वायर। अब इसी एग्ज़ाम्पल को जनरलाइज़ करने के लिए क्योंकि फिर ये क्वेश्चन आता है जहन में कि आया ये जनरली ट्रू है कि नहीं, या सिर्फ इस एग्ज़ाम्पल के लिए। हाँ, तो इसका जवाब है हाँ, ये जनरली ट्रू है। और चले इसको जनरली प्रूव करते हैं। ठीक है, कि इसका अगर पहला कोफिशिएंट जो है यानी कांस्टेंट, वो अगर इन्वर्टेबल हो तो वो सारा जो सीक्वेंस है वो इन्वर्टेबल होगा, और अगर सारा सीक्वेंस इन्वर्टेबल हो तो वो पहला टर्म जो है वो इन्वर्टेबल होगा। ठीक है, देख ले इस रिज़ल्ट को। लेट R be a ring with 1. Let R be a ring with 1. A formal power series f of x belong to R of x is invertible in R of x if and only if the constant term is invertible in R. तो प्रूफ करते हैं, let f of x equal to summation n x n belong to R of x is invertible in